डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहिज़ाम। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम ये जान लेते हैं कि ग़िज़ा फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करती है। एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है यानी तवानाई देगी, दूसरी ग्रोथ करती है, नशोनुमा होती है, और तीसरा ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं ये उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और उन कीमियाई तामुलात को करने के लिए दरकार होती है। निज़ाम की दो टाइप्स हो सकती हैं। इंहिज़ाम की इकसाम है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन जो सबसे पहले होगा, और दूसरा होता है कीमियाई इंहिज़ाम, ठीक है, जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो खुराक के बड़े हिस्से होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में कट जाते हैं, इसमें इसकी शेप चेंज हो जाती है। जबकि अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो ग़िज़ा के जो बड़े पार्ट होते हैं उनको मज़ीद जो है वो छोटा छोटा करते हैं और उसको सादा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस अमल में एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और इनकी मदद से ग़िज़ा के जो टूटने का, ब्रेकिंग होने का अमल है मज़ीद छोटे छोटे पार्ट में, और ग़िज़ा के इंतहाई छोटे सालमों का फिर खून में इंजज़ाब होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे निज़ाम इंहिज़ाम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, सबसे पहले ग़िज़ा जिस्म में दाखिल होगी, फिर उसके अंदर उसकी डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर इजेशन का प्रोसेस होता है। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ की लंबाई आप देख रहे हैं, लेंथ 8 सेंटीमीटर, फेरिंग्स एसोफेगस 26 सेंटीमीटर, स्टमक 16 सेंटीमीटर, छोटी आंत जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है 4.75 मीटर, और जो बड़ी आंत होती है वो तकरीबन 1.25 मीटर तक होती है। और इसमें ग़िज़ा के जो रुकने का अमल भी है वो भी आप देख सकते हैं कि ग़िज़ा 5 to 30 सेकेंड्स तक होती है। फिर उसके बाद 10 सेकेंड्स तक फेरेंस एसोफेगस में, स्टमक में 2 से 3 घंटे रहती है आपकी फूड, और उसके बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 आवर्स के लिए, जबकि बड़ी आंत में 2 दिन तक के लिए भी आपका फूड स्टोर रहता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ते हैं, यानी निज़ाम इंहिज़ाम इंसानों में किस तरीके से होगा। सबसे पहले माउथ के ज़रिए फूड एंटर होती है, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है एसोफेगस और फेरिंग्स में, यानी ग़िज़ा को धकेला जाता है, इस अमल को प्रोपल्शन कहते हैं। तीसरा प्रोसेस हो रहा है स्टमक के अंदर, जिसके अंदर केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, ये बोथ डाइजेशन प्रोसेस हो रहे होते हैं। इसके बाद होता है इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन जितनी हो सकती है, और फिर रेक्टम के ज़रिए इजेशन का प्रोसेस होता है, और जो बाकी बचा कुचा फीसिस होता है, फुजलात होते हैं, वो बॉडी से नुकसानदेह मादे खारिज कर दिए जाते हैं। आइए अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम माउथ के बारे में डिस्कस करते हैं। माउथ के अंदर देखें दांत होते हैं। दांत का अमल क्या होता है, इसका काम, इसका फंक्शन कि ये खुराक को पीसेगी, ग़िज़ा को पीसेगी, फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगी। यहाँ पर इसका मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ग़िज़ा को हरकत दी जाती है ज़बान के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड अप्लाई होंगे और ये करेंगे केमिकल डाइजेशन, यानी साथ में केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो खुराक है वो नर्म हो रही है, गीली हो रही है और बोलस में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस होंगे, मैकेनिकल एंड केमिकल बोथ। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि खुराक बोलस की फॉर्म इख्तियार कर चुकी है, जो फूड है वो एक शेप ले चुकी है। अब इसको नीचे धकेलने का प्रोसेस होगा, इंजेक्शन का प्रोसेस हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में नीचे खुराक को धकेला जाएगा, इस अमल को प्रोपल्शन कहते हैं। और आप देखें कि ये फिर फेरिंग्स में आएगी, ये बोलस बना भी फूड है, और ये फेरिंग्स में आएगी, फिर एसोफेगस में जाएगी। यहाँ पर साथ ही में हवा की नाली भी है, लेकिन यहाँ पर एपिग्लोटस प्रेजेंट होता है, ढक्कन मौजूद होता है, जो कि हवा की नाली को, सांस की नाली को बंद कर देता है जब खुराक अंदर जा रही होती है। फ्रेंड्स, इंजेक्शन का प्रोसेस हो चुका है, फूड की सिलेक्शन हो गई कि फूड स्पॉइल नहीं है, इसमें कंकर पत्थर नहीं है, अब ये फूड जो है वो निगलने के काबिल है, ठीक है। ये चबाई जा चुकी है, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गई है, इसमें जो मैकेनिकल डाइजेशन था वो हो गया। अब इसके अंदर फिसलाहट आ गई है, अब ये अंदर दाखिल होगी और ये एसोफेगस के अंदर दाखिल हो जाती है फेरिंग्स के ज़रिए से। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस में दाखिल हो जाएगी। इस अमल को प्रोपल्शन या धकेलने का भी अमल कहते हैं।
स्टूडेंट्स, ये जो फूड है वो एंटर हो गई है, बॉलस जो बनकर एंटर हो गई है एसोफेगस में, और आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, इस तरीके से लहरदार इसकी मूवमेंट होती है, और ये लहरदार मूवमेंट होकर फूड जो होती है वो नीचे की जानिब मूव करना शुरू हो जाती है। और अगर ये एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी, यानी ये मूवमेंट ऊपर की जानिब जाएगी, तो इसी वजह से जो उल्टी वगैरह है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, वो भी हमें होती है। अब हम थर्ड स्टेप के बारे में जानते हैं, जो स्टमक में आकर फूड करेगी, यानी मैकेनिकल डाइजेशन भी होगा और केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस भी होगा। आइए देखते हैं कि मैदे के अंदर ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें। जो सबसे ऊपर का सिरा होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक, ठीक है, और जो दरमियान का हिस्सा होता है उसे फंडस, और जो लास्ट का होता है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक एंड, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इसके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, इसके अंदर जो मैदे के स्टमक के जूसेस है वो इन्वॉल्व होंगे। वो कौन कौन से? म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजेन। HCl क्या करेगा? जरासीम को जो है वो हलाक भी करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होंगे, उन्हें किल भी करेगा, और साथ ही साथ पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देगा कि वो पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट कर दे प्रोटीन को मजीद इसके छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा। तो ये इसका फंक्शन होता है। इसके अंदर मजीद जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस होने लगता है, और फूड जो होती है वो अपनी जो शेप ले लेती है, उस सियाल को कहेंगे हम, उस लिक्विड को कहेंगे काइम। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो फोर्थ स्टेप्स हो रहा है वो इंटेस्टाइन में होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। आइए इसको भी हम डिटेल में जानते हैं। अगर हम छोटी आंत का या स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर आप देख रहे हैं मस्क्यूलर है, उसके अंदर विलाई प्रेजेंट है, ठीक है। विलाई किस तरीके से होते हैं? ये उंगली नुमा उभार है, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से बारीक बारीक, जो कि खुराक को इंतजाम करने में हेल्पफुल होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि एक तौलिए के अगर आप टॉवल लें, उसके पीसेस देखेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे से बारीक बारीक धागे, रेशे जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम जितना हो सकता है पानी सॉक कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी तरीके से चूंकि इंटेस्टाइन का फंक्शन और काम ही एब्जॉर्प्शन है, तो जितने ज़्यादा विलाई होंगे उसी तरह से जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होगा वो बहुत अच्छी से हो सकेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो छोटी आंत है इसके अफ़ाल, इसके फंक्शन, इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा ड्यूडीनम है। जब ग़िज़ा कायम की शक्ल में होती है तो मैदे से सबसे पहले किस में एंटर होगी? छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट ड्यूडीनम, जो कि अंग्रेज़ी की हुर्फ सी की तरह होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद है जीजीनियम, जो कि लच्छेदार कॉइल की शक्ल में होता है। और थर्ड पार्ट है एलियम, जो कि बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ जूसेस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि लबलबा अफराज करेगा, लबलबा खारिज करेगा। एक प्रोटीएज और ट्रिप्सिनोजेन होता है, जो कि प्रोटीन पर एक्ट करेगा, लाइपेज लिपिड पर, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो ये छोटी आंतें इसके जो अंदर विलाई मौजूद है, ये एब्जॉर्ब करेंगे जितना भी न्यूट्रिएंट या ग़िज़ाई मादे होते हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये इसके अंदर ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं। चूँकि ब्लड के अंदर जाने के लिए, कैपिलरीज से जाने के लिए इसको बहुत छोटी होना ज़रूरी है, इसलिए इसके ऊपर जो होते हैं एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, ताकि ये खून की जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरीज है, उसके अंदर इजीली जो है वो एंटर हो सके। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स देखें, खून में ग़िज़ा कैसे शामिल होगी कि छोटे छोटे साल में है, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। जब ब्लड के अंदर ये एंटर होते हैं तो इस पर एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, एंजाइम आकर इसके साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि प्रोटीनिक नेचर होते हैं, और ये तामुलात को, रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, लेकिन ये ख़त्म खुद नहीं होते। अच्छा, अब ये इसके अंदर तो इन्वॉल्व हो गए, और फिर इसके अंदर ये मज़ीद जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो करने के बाद अब क्या होगा कि जो आंत होती है इसमें ग़िज़ा के जो साल में है वो इसके अंदर ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रोसेस जो होता है वो आंत के अंदर से खून के अंदर न्यूट्रिएंट अज्जा, ग़िज़ाई अज्जा का शामिल होना या इंजज़ाब होना मुकम्मल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे जो सबसे लास्ट प्रोसेस है इजेशन का प्रोसेस, वो होता है किसके थ्रू हो रहा है? इस लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए से, जो बड़ी आंत है उसके ज़रिए से। उसका पार्ट होता है रेक्टम, जिसके अंदर आके फासिद मादे स्टोर होंगे, और फिर एनस के थ्रू जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है किसके थ्रू से? लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो एनस होता है उसके थ्रू होता है।
अब आप लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं वो इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले सीकम है, कॉलोन है और रेक्टम एंड देन एनस। अच्छा, इसके साथ ही एक अपेंडिक्स जो होता है वो लगा होता है। अगर इसके अंदर, वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन के प्रोसेस में, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ खुराक के पार्ट्स छोटे छोटे चले जाते हैं तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया की अफजाइश हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, तो यहाँ पर पेन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपेंडाइटिस एक डिजीज़ है वो हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद जो फूड होती है वो सीकम में आएगी और उसके बाद कोलोन के अंदर एंटर होती है। अच्छा, इसके बाद जब कॉलोन है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, जितना भी पानी रह गया है वो यहाँ पर आकर जमा होता है। रेक्टम के अंदर स्टोर होती है फूड और फिर एनस के थ्रू जो है वो फाजिल मादे या नुकसानदेह मादे खारिज हो जाते हैं। इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इंसानी निज़ाम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और पार्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट पार्ट। रेडिश कलर का बॉडी के अंदर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मोविन मददगार है, एसेसरी ऑर्गन है, एक्टिव है और बहुत ज़रूरी ऑर्गन है। नहीं हो या ख़राब हो तो यकीनी बात है, नहीं होगा तो यकीनी बात है हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर ख़राब हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर डिजीज़ होने लगती है। इसका फंक्शन क्या है कि इसका फंक्शन ये है कि ये बाइल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यकीनन आप समझ गए होंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है जिगर यानी लिवर। जो लिवर है, जिगर है, इसका फंक्शन ये है कि बाइल को प्रोड्यूस करेगा। ये बाइल कहाँ जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब बाइल प्रोड्यूस हो गया तो वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? गॉल ब्लैडर में, पित्ते के अंदर, और फिर यहाँ से एक डक्ट जा रही है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम तक जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जब ड्यूडेनम के अंदर आती है बाइल डक्ट और बाइल लेकर आती है तो यहाँ पर फैट जो होता है फिर इसकी जो है वो डाइजेशन होती है। इसलिए लीवर को दुरुस्त रखना, सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो फैट्स, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर होना, इसका सही से वर्क करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी फूड्स को बैलेंस डाइट रखें ताकि हमारे जिगर पे, लीवर पे ज़्यादा लोड ना पड़े और ये हेल्दी होकर सही तौर से वर्क कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि जो लीवर है वो बाइल को सिक्रीट कर रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोर कर रहा है। ये बाइल जो होता है इसके अंदर नमक ज़्यादा मिकदार में होता है, उस पर सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा मिकदार में है, और ये बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे फैट की डाइजेशन होती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। समझ सकती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक लीवर और उसका जो रोल है, फंक्शन है डाइजेशन में, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।